बयान सामने आया है और देशवासियों को बड़ा मैसेज दिया है। इसी के साथ सीधी बात में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आगे मैं चर्चा करूं उससे पहले सुलगते सवालों को भी देख लेते हैं कि आखिर 1947 के इतिहास से निकले मजबूत नेतृत्व के नैरेटिव पर जो चुनाव है वो किस तरीके से लड़ा जाएगा और अभी कौन कौन से सवाल हैं। क्या 1947 का जो विभाजन है वास्तव में मजबूत नेतृत्व के अभाव का नतीजा था या परिस्थितियों या उससे कहीं ज्यादा संगीन था, क्योंकि देखिए तमाम चीजें अब सामने आने लगी हैं। अगर उस समय नरेंद्र मोदी या फिर सरदार पटेल जैसा नेतृत्व होता तो क्या विभाजन को निश्चित रूप से रोका जा सकता था। सवाल नंबर 2 है और इस वक्त सुलगते सवाल में और भी आगे बढ़ेंगे और तीसरे सवाल पर चलेंगे। तीसरा सवाल है कि क्या विभाजन के लिए सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें कांग्रेस की गलती नहीं थी। सवाल नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग की राजनीति और ब्रिटिश सरकार की भूमिका, इसमें विभाजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी। क्योंकि ये देखिए तमाम फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर विभाजन हुआ था। कई सारी ऐसी परेशानियां हो गई थी जिसकी वजह से विभाजन हुआ था, कई सारे ऐसे मुद्दे थे। सवाल नंबर 5 कि क्या सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी ने विभाजन को और ज्यादा हिंसक बना दिया है। तमाम ये पॉइंटर्स हैं जिस पर तमाम ये डिस्कशन करेंगे। आज सुलगते सवाल है। हमारे साथ पूरा का पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ इस गेस्ट पैनल में खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं बीजेपी से, साथ ही साथ डॉक्टर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपसे लेंगे और चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं खेमचंद जी के पास चलूंगी, उनसे जानूंगी कि देखिए जिस तरीके से आज सीएम योगी ने बयान दिया, उनका साफ ये कहना था कि अगर 1947 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो ये जो अभी तस्वीर है भारत की वो अलग होती, शायद विभाजन नहीं होता। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वर्सेस वीक नैरेटिव की जो बात है वो देखने को मिल रही है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा देश विभाजन विभीषिका मनाता है, जिसमें हमारे लाखों साथी, हमारे देशवासी जो विभाजन की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों ने बहुत सारे दुख झेले। दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे आज भी बहुत सारे शरणार्थी रहते हैं, जो अब तो शरणार्थी नहीं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन हो गई है, लेकिन शरणार्थी परिवारों के आप कह सकते हो, परिवारजन रहते हैं और उनको आज भी वो दर्द याद है। और बहुत सारे लोग आज भी हैं दिल्ली में कि जो पाकिस्तान से पढ़ के, कोई 5वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 8वीं तक पढ़ के आया और अपने परिवार के साथ बहुत कष्ट झेलते हुए, और कई लोग तो अपने परिवार के बहुत सारे प्रियजनों को खोकर वो भारत में आए, वो आज भी हैं और वो इस दिन को भूलते नहीं है। इस दिन को वो बहुत ही दर्द के साथ महसूस करते हैं। तो जो आदरणीय सीएम साहब ने बोला, वो वही दर्द आज भी नहीं, दर्द की बात तो अलग है। देखिए दर्द हर किसी को है, दुख हर किसी को है। जिस तरीके की पीड़ा या फिर विडंबना लोगों को देखने को मिली, जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता की गई, इसका दुख हर किसी को है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है या फिर कांग्रेस की रणनीति को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सही है? कितना सही है? नहीं, देखिए कांग्रेस उस समय जिम्मेदार कौन था? उस समय पार्टीशन किसने स्वीकार किया? क्यों पार्टीशन हो? पार्टीशन स्वीकार करने वाली कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस पार्टीशन स्वीकार नहीं करती, पार्टीशन होता ही नहीं, कैसे पार्टीशन हो जाता? और स्वीकार भी एक लॉजिकल तरीके से किया गया। जो हिंदू डोमिनेटेड सिंध जैसे प्रांत, जहाँ पे हिंदू पंजाबी डोमिनेशन में थे, या सिख वहां पे सारे मिला के वो डोमिनेशन में थे, और पंजाब का भी बड़ा पार्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक था, वो सारे के सारे एरिया वहां दे दिए गए। बंगाल को भी बांट दिया गया। अरे बंगाल तो पाकिस्तान है, मतलब इस तरफ से पूरी तरीके से अलग था, तो वहां भी बांटा गया, वहां भी धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। क्या बल्कि साजिश तो ये थी, बंगाल जो है पाकिस्तान से अलग किया गया है और वो वहां के लोगों के लिए सही था? अब मनीषा जी सुनिए जी, बंगाल पहले पाकिस्तान को दिया गया,
पहले पाकिस्तान को दिया गया, अलग तो बाद में हुआ है। नहीं, आप को दिया ही पार्टीशन की क्यों बात गया? करें ना कि बंगाल अलग हो गया, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या वहां के लोगों के लिए ये कदम मैं सही नहीं आपको था? नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। क्यों क्यों बंटवारा हुआ बंगाल का? अरे पाकिस्तान, आप ये देखिए पाकिस्तान कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है, तो एक पार्ट उसको पश्चिम बंगाल काट के भी दे दिया। कितना लॉजिकल था? ठीक है, क्यों दिया? ठीक क्यों है। माना कि भाई पश्चिम बंगाल? सुन लो, लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो उस समय जो बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, बंगाल में मारे गए, सिंध में मारे गए, पंजाब में मारे गए, और उसका दोषी कौन है? दोषी वही लोग हैं जो उस समय सत्ता में थे या किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, चाहे वो डिवाइडेड, चाहे आधे अधूरे भारत के या फिर पूरे भारत के बनने में उनको कुछ समय दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए उन्होंने डिवीजन स्वीकार किया, और डिवीजन स्वीकार करके और अपने आप को राजा बनाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। मैं ऐसा समझता हूँ, जो आदरणीय योगी जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो किसी भी कीमत पे पहले तो बंटवारा नहीं होता, और बंटवारा होता तो वो लॉजिकल होता। अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है तो वो धर्म के आधार पे ही होता, ना कि उसमें हिंदुओं को पिसना पड़ता, लाखों लोगों को मरना पड़ता, जन संसाधन का नुकसान होता। आप उस सदी की सबसे बड़ी, बिना युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन में थी, जो लाखों लोग मारे गए, जो अनअकाउंटेड, जिनकी गिनती नहीं थी, जिनके कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और लाखों बहनों के साथ दुराचार हुआ। और वो जो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, वो कहते हैं लोग, कुछ लोग तो जो हिस्ट्री लिखते हैं या हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कि उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो शायद जो वर्ल्ड वार 2 हुई या 1 हुई, अगर नंबर्स निकाले जाएंगे तो नंबर्स उनके आसपास ही पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे। ठीक है, मृत्यु के और ठीक है, प्रताड़ना के। ठीक है। मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी का, आपसे बात करेंगे। देखिए, तमाम लांछन अब लगाए जा रहे हैं, और कांग्रेस देन जब नेहरू जी की सरकार थी तब उनकी रणनीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने स्वीकार क्यों किया इस पहल को, और क्यों बांग्लादेश को बंटने दिया। तमाम ऐसी बातें हैं जो अब कांग्रेस पर दाग छोड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी आरएसएस की जो ट्यूबलाइट है बहुत देर से जलती है। 1952 का चुनाव हुआ था, अटल आडवाणी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और भी कई लोग थे। 1952 का चुनाव ये लोग लड़ चुके थे इसी विभिषिका के आधार पर, और इनके सबकी जब जमानतें जब्त हो गई थी। उसके बाद 1957 का ये चुनाव लड़े थे इसी मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने संगठन थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी। 1962, 67, 71, 77, 80, 84, 89, 91, मतलब 15, 17, 18 चुनाव हो चुके। और ये नरेंद्र मोदी और ये क्या नाम है, अमित शाह और ये योगी, मतलब सोचो कितने अनपढ़ लोग हैं। 80 साल बाद बात कर रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं, मतलब अब जो 80 साल के ऊपर होगा केवल वही जिंदा होगा। की बात आ जाती है, और धर्म की बात जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। चुनाव चंदा चोरी पर होगा। जो योगी ने पैसा चुराया है राम मंदिर का, जो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का पैसा चुराया है, जो अमित शाह ने, जो मोहन भागवत ने, इनकी देखरेख में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो राम मंदिर का पैसा चुराया है, चुनाव उस पर होगा। छात्रों पर जो AK-47 चलाई गई है, चुनाव उस पर होगा। छात्रों के जो सर फोड़े गए, चुनाव उस पर होगा। जो बेरोजगारी से छात्र त्रस्त हैं, चुनाव उस पर होगा। महंगाई से जो जनता पिस रही है, चुनाव उस पर होगा। अच्छी बात है, अभी तक राम मंदिर नहीं गए, अभी तक राम मंदिर नहीं गए, और वो जो लोग चंदा और चढ़ावे में, ये आप अपनी डिबेट की लड़ाई करते हो, फर्जी चैनल और ये फर्जी दलाल और ये फर्जी चंदा चोर को बिठा दिया मैडम। छोटे स्तर के चोर, चंदा चोर सारे जितने भी कर्मचारी थे वो सारे पकड़े गए। खेमचंद जी, जब आप ये कह रहे, खेमचंद जी जब आप बात कर रहे थे तो किसी ने आपको टोका नहीं था, सबने शांतिपूर्वक तरीके से आपकी बातें सुनी। चंदा चोर के कारण आप बोलने नहीं देते हो। चंदा चोर, खेमचंद जी, ठीक है, लेकिन ठीक है, जब आप कह रहे थे, खेमचंद जी जब आप कह रहे थे,
जब आप कह रहे थे तो बाकी सब शांतिपूर्वक तरीके से आपको सुन रहे थे। एक मिनट डॉक्टर राम जी, डॉक्टर राम जी एक सेकेंड, चंदा चोर को आपने खड़ा कर दिया। डॉक्टर राम जी एक सेकेंड, चलाए आप लोग चैनल खराब करते हो, अपनी टीआरपी कराते हो। चंदा डॉक्टर राम जी एक सेकेंड, मैं बात को समझाने की सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको सुनना ही नहीं है और मंत्र उच्चारण करते रहना है तो फिर वो अलग बात है। जब ये चंदा चोर, देखिए आप मंत्र पढ़ते रहिए फिर। चंदा चोर को बीच में क्यों आपने? अरे बात किस पर हो रही है? पार्टीशन पर हो रही है। आप चंदा चोरी और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। आज चर्चा किस बात पर हुई है? पीसीआर प्लीज इनकी आवाज बंद करिए, शायद ये डिस्कस करने के मूड में नहीं है। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास चलेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, देखिए जिस तरीके से अब ये जो मुद्दा है वो बहुत गर्माता जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जब हम सवाल करेंगे तो हम हमेशा मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिस तरीके से मुद्दा जो अभी यूपी में है वो बेरोजगारी का है और साथ ही साथ शिक्षा पर है, राम मंदिर के मुद्दे पर है, तो अब इसको किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो समाजवादी पार्टी की है 2017 से 2022 तक बढ़ा है, 47 सीटों से 111 सीटों का सफर समाजवादी पार्टी ने किया है, तो अब किस तरीके से रणनीति रहने वाली है आपकी? आपको नमस्कार मनीषा जी, साथी पक्काओं को भी नमस्कार। और 111 नहीं 115, अब कोई जो है जा करके जीते तो हमारी पार्टी नहीं, मैं इक्वल, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ और 2022 की बात कर रही हूँ, 2022 की बात कर रही हूँ, विधानसभा की 2022 की बात कर रही हूँ, मैं 2017 से 2022 की बात कर रही हूँ जी। मैं भी 2022 की बात कर रही हूँ। आप जो अभी हमारे पार्टी से निकाल दिए गए विधायक जिन्होंने जो है जनता को दगा दिया, आप उनको एक्सक्लूड कर रही हैं। 115 सीटें जीते थे हम, ठीक है। जो है भाजपा के प्रवक्ता ने पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झूठा का चलता फिरता पर्याय है, उन्होंने कहा कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस समय नेतृत्व में होते तो वो विभाजन नहीं कहते। तो उनका भाषण है 23 फरवरी 1949 का, जिनका अनकोट है, ये बिल्कुल उनका भाषण है कि उन्होंने कहा था, यह अच्छा है कि हम तमाम बुराइयों के बावजूद विभाजन के लिए सहमत हुए। मुझे विभाजन के लिए सहमत होने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। यदि हम सहमत ना होते तो देश केवल 2 भागों में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बढ़ जाता और देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ये उन्होंने कहा था 23 फरवरी 1949 को मद्रास में, आज का वो चेन्नई है, आइलैंड ग्राउंड में दिया थे भाषण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो 1940 में थॉट्स ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि मजबूत और एकजुट भारत के लिए विभाजन को एक कड़वी लेकिन व्यवहारिक सच्चाई है। ये तब के कह रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर मोदी जी इन लोगों से ऊपर है। मैं तो चाहूँ आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था विभाजन पे, बाकी किन नेताओं ने किया था हस्ताक्षर, मैं बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था, जिनका नाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो कम से कम जब आप इतिहास की बात करते हैं तो उसको तथ्यात्मक रखिए ना, वो तो सारी सारी जगहों पे जो है अवेलेबल है, कम से कम पढ़ करके आया करिए। तथ्य रख के ही बात कर रहे हैं मैडम, तथ्य रख के ही बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कौन से तथ्य को नहीं रखा गया है? और आपसे सवाल क्या किया गया था, आप सवाल का जवाब क्या दे रही हैं? अरे मनीषा जी, आप क्यों अपने ऊपर ले रही? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं क्या? मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। पूजा जी, सवाल क्या किया था? सवाल क्या किया था? बैठाई है। अरे मनीषा जी, अगर आप बहस करना चाहती है, ऐसे डिबेट नहीं होता है। भाजपा का प्रवक्ता अगर कुछ बोला है तो उसको फैक्ट तो सही करना पड़ेगा ना। ठीक है, देश की जनता को जानना पड़ेगा। तो फिर आप ये चैनल पर इल्जाम ना लगाएं कि तथ्यों को नहीं रखा जा रहा है। आप जो बताएंगी वो तथ्य जो है, आप जो बताएंगी वो खेमचंद जी से पूछा जाएगा। आप अपनी बातें रखें। मैंने चैनल पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी फैक्ट नहीं रखते। आप सुन रही हैं? मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं बोल सकती हैं कि तथ्यों को नहीं रखा जा रहा है। सभी तथ्यों को रखा जा रहा है। क्या मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी गलत फैक्ट रख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता गलत फैक्ट रख रहे हैं, लेकिन आप कह रही कि चैनल को कहा, इसीलिए तो आपसे पूछा जा रहा है पूजा जी, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं होता, इसीलिए पूछा जा। पूजा जी पहले सुनना सीखिए, पूजा जी पहले आप सुनना समझिए, पहले देखिए नहीं होता है। क्यों बचाव कर रही हो मैडम आप? नहीं होता ऐसे बोलने का। तो कैसे होता है जरा आप ही बता दीजिए।
चंदा चोर बोलेगा केवल बस। आप 10 सेकंड साथ हो जाए, आपको बता देती हूँ मैं। भाजपा सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, झूठ फैलाने का काम किया और आज भी झूठ फैला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता फैक्ट देखे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भगवान हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ाते हैं, नचाते हैं, अपना झंडा देते हैं, बटुकों की शिकार जीते हैं, साधुओं को बूटों से मारते हैं और उनको भाजपा की जनता को पीड़ा क्यों होने लगी? आपके पास आऊंगी, पूजा जी को बात करने दीजिए। जब आप कह रहे थे तो किसी ने बीच में कुछ नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश में पंखे से सड़कें जुटवाते हैं, गड्ढे खोदते हैं। मनीषा जी, पहली बात तो भाजपा के नेता के इन लोगों को सिखा करके बोला गया हुआ है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व होंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, चाहे वो जो है देश के प्रधानमंत्री होंगे, लोग झूठ बोलेंगे। और फिर भाजपा के प्रवक्ता को जाना है कि जब विपक्ष का प्रवक्ता फैक्ट रखने लग जाए तो उसमें बीच में कूद पड़ना है, जनता तक आवाज नहीं जाने देना। पर ये तय कर लीजिए, जनता सारे फैक्ट को क्रॉस चेक करती है मनीषा जी, और फैक्ट देखती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो झूठ बोले आज है ना नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछे चाइना क्यों अमेरिका चला आ रहा है। जब आप कह रहे थे तो आपसे पूछिए कि कैसे पहलगाम में, पुलवामा में आके क्या अटैक हो जाता है। किया था। प्लीज मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये आग्रह करना चाहूंगी, भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति खराब, उत्तर प्रदेश में छात्रों की स्थिति खराब, उत्तर प्रदेश में स्कूलों की स्थिति खराब, उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति खराब, फर्स्ट ट्रायल में टंकियां भरभरा करके गिर जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब की तलवार से गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में दिन दहाड़े तलवार से काट करके शिव कुमार तिवारी जी को मार दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार को क्या पड़ा हुआ है कि हम जाएंगे और झूठ फैलाएंगे। या तो बात करेंगे 1947 का या फिर बात करेंगे 2047 के, अपने कार्यकाल की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। वर्तमान को गत में डाल रखा है इन लोगों ने, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इधर IMSI की बात कर रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा हुआ है कि आप झूठ बोलते रहिए, लगातार झूठ बोलिए। वो आपकी जिस तरीके से विधायकों को ढूंढ रही है ना लाठी डंडे लेकर के, आपके विधायकों को क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है, वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश से भगा करके रहेगी। जितना चाहे उतना आप झूठ बोलिए। भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करने वाले चंदा चोर लोग बैठ करके दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आप लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। आप अपने जो है सगे संबंधी को ठेकेदारी दे करके सड़कों पर गड्ढे खुदवाते हैं, पंखों से सड़कें खुदवाते हैं, स्कूल बंद करके शराब की दुकानें खोलते हैं। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान नहीं रखा आपने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं रखा। आपका कहने का मतलब है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जो लोग थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में थे, उनसे कहीं ज्यादा जो है ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी, खेमचंद जी, पूजा जी ठीक है। रणविजय जी के पास चलेंगे, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से देखिए बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं देखिए 1947 का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या 2027 में फिर से 1947 का जो नैरेटिव है वो उसको यूज किया जाएगा? उसकी कथा जो है अभी से लिखनी शुरू हो चुकी है। मुझे मनीषा जी जरा सवाल फिर से करिएगा। रणविजय जी मैं पूछ रही थी आपसे, मैं पहले ही बता दूं, ये बीजेपी की दलाली करेंगे, इनके सामने मैं कई बार हो चुका हूं। अब इनको शुरू करने दो, देखो ये बीजेपी की दलाली करेंगे और कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे। पहले ही डिक्लेयर कर दिया मैंने आपको दलाल। अब आप बोलिए, शर्म करो, कुछ तो शर्म अब आप बोलिए। आप दलाल हैं बीजेपी के, आप बीजेपी के दलाल हैं। मैं कई बार आपके सामने आ चुका हूं, पार्टी के आप दलाल हैं बीजेपी के, कई बार आपके सामने आ चुका हूं। आप क्या बोलेंगे मुझे पहले से पता है, आप दलाल हैं मुझे पता है। डॉक्टर राम जी थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखिए। आपको समय दिया गया था, आपको समय दिया गया था। अब ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता है राम जी, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरे डिबेट में खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी के दलाल है, सुन लीजिए ना। अरे आप उनको बोलने तो दें, आप इस तरह से पर्सपेक्टिव बना करके नहीं रख सकती और ऐसी भाषा का प्रयोग मेरे डिबेट में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है रणविजय जी, आपसे मैं जानूंगी कि जिस तरीके से 1947 का जिक्र किया जा रहा है, जिनको बोलने का तमीज हो, ऐसे बेहुदे प्रवक्ताओं को मत भेजे जिन्हें बोलने की तमीज ना हो, जो दूसरों के बीच में टोके, केवल अपनी बात कहने का अंदाज रखें और दूसरों की बातों को सुनने का जिनको
तहजीब ना आती हो, उन लोगों को कांग्रेस ना भेजा करे डिबेट में। ठीक है, आप लोग कम से कम पार्टी के लोगों को ये बात कहिए और ऐसे लोगों की आवाज को टोन इनकी डाउन कर दिया करिए। डॉक्टर राम जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। प्लीज आप भाषा की मर्यादा रखें और जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, कम से कम एक रेस्पेक्ट होती है, आप उस चीज को मेंटेन करें। उनके सामने डिबेट होगी। नहीं, आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। आप इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि तुमसे उम्मीद यही है डॉक्टर राम पांडे, आप उम्मीद यही है जब तुम्हारी पार्टी का नेता इतने निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, विदेशी नेताओं के लिए छिछोरेपन की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो राम पांडे जैसे प्रवक्ता किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये तुम्हारी भाषा से साफ तौर पर स्पष्ट होता है। ये दलाल पहले ही प्रूफ हो गया। इटली की नेता के लिए जिस छिछोरे शब्दों का जिस ढंग से कांग्रेस का नेता दिल्ली में बाहें मिला करके प्रदर्शित करता है, उससे साफ होता है राम पांडे कैसे प्रवक्ता है, राम पांडे कैसे बोलेंगे, पार्टी के प्रवक्ता कितने नीच किस्म के भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी भाषा से यह बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, और आप इन्हीं शब्दों के पात्र हैं। रणविजय जी, मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। जिस तरीके से अभी चुनाव 2027 के चुनाव आने वाले हैं और देखिए 1947 का जिक्र जो है अभी से शुरू हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बीते दिनों की बातें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्ट है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों ये धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है चुनाव को? यहाँ पर बात होनी चाहिए थी मुद्दों की, बेरोजगारी की, तमाम जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, शिक्षा की, इसकी बात होनी चाहिए थी। साथ ही साथ जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है उसकी बात होनी चाहिए थी, किस तरीके से पार पाएंगे उसकी बात होनी चाहिए थी। जिस तरीके से अब कांग्रेस पर अटैक किया जा रहा है, कहां तक सही माना जा रहा है इसको? मनीषा जी, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, 6 अगस्त आधा चला गया है, आज 14 अगस्त है और ज्यादा 6-7 महीने में चुनाव वहां शुरू हो जाएंगे। तो चुनाव के 6 महीने पहले से सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को धार देने लगती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह पहले से होता आया, आगे भी होता रहेगा। सभी पार्टियां, विपक्ष अपने ढंग से बातों को फैलाने की कोशिश कर रहा, अपना नैरेटिव बना रहा है। सत्ता पक्ष अपनी बातों से जनता को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज का दिन है, यह आज का दिन, राजनीति तो पूरे 365 दिन होती ही रहती है, आज का दिन भारत के लिए विशेष है। आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक एक दिन पहले एक देश का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे के पीछे इतिहास, जब आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा और बहुत दुखद है, वो सबके लिए दुखद है, दोनों पक्षों के लिए दुखद है। बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, यह भी सच है। किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। इतिहास में फिर से उन बंद हुए पन्नों को पलटने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है, जो आज की पीढ़ी है उनको यह पढ़ाया बताया जाना चाहिए। उन पुस्तकों में, जो भी विद्यालयों में पुस्तकें पढ़ाई जाएं, उन पुस्तकों में बंटवारे की परिस्थितियां क्या थी, कौन लोग बंटवारे के जिम्मेदार थे, किनकी अनुमति से देश का बंटवारा हुआ। भारत एक जो भूभाग था, जो अफगानिस्तान से लेकर ईरान से लेकर के पूर्वोत्तर में फैला हुआ था, तो वह कौन लोग थे जो इस बंटवारे के जिम्मेदार थे। उनकी भूमिकाओं के बारे में बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, जो भी उसके लिए जिम्मेदार रहा हो। वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है रणविजय जी। देखिए इतिहास तो पढ़ाया ही जाना चाहिए। चुनावी मुद्दा नहीं है रणविजय जी, मनीषा जी, यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीयता का मुद्दा है। इसे चुनावी मुद्दा बना करके कोई वोट आज की तारीख में हासिल नहीं कर पाएगा। राजनीतिक मंच से ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं सीएम योगी के द्वारा कि अगर 1947 में नरेंद्र मोदी होते तो उनके नेतृत्व में अलग बात होती, भारत विभाजित नहीं होता? क्या ये धार्मिक उन्माद को पैदा करने वाली बात नहीं है? क्या अभी तक हम उस जख्म से उभरे नहीं हैं और उस जख्म को फिर से कुरेद दिया जाए? कहां तक सही माना जाता है इसको?
जो आज का दिन है 14 अगस्त, इसको भारत क्या सरकार ने आज के दिन को, विभाजन इतने विविधता पावन दिन दिवस को, के रूप में क्या ये बात बोलना जरूरी था? कौन सी बात? कि अगर नेतृत्व दूसरा होता तो शायद विभाजन नहीं होता। मनीषा जी देखिए, वो उसमें जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको कोई भी व्यक्ति चाह करके खत्म नहीं कर सकता। ऐतिहासिक तथ्य जो है वह यही है कि जो अप्रैल मई 1946 में पीसीसी की बैठक हुई थी, उस पीसीसी की बैठक में 15 राज्यों की कांग्रेस समितियों ने में से 13 ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में किसी भी समिति ने वोट नहीं दिया था। और यह भी जो पूर्व की स्थितियां तैयार हो गई थी, उनमें यह तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भी गठित किया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से 1947 में विभाजन किया गया। इसमें प्रस्ताव बनवाया और गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल जी पीछे हट गए। तो यह सरदार पटेल जी का बड़प्पन था कि वह गांधी जी का वह इतना सम्मान करते थे कि गांधी जी के एक बात, एक शब्द पर वह पीछे हट गए। उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं प्यारा था, गांधी जी का सम्मान प्यारा था जी। तो इसलिए वह पीछे हट गए। लेकिन वह बात बहुत पीछे चली गई। आप इतिहास में जाएंगे, ठीक है, सरदार पटेल जी का जो भारत में रियासतें थी उनके एकीकरण में बहुत बड़ा नहीं, मैं कहूंगा सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन वह सब कुछ हो चुका। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में देश के जो युवा पीढ़ी है, जिनको आप जेन अल्फा, जेन जेड, जेन जी कह रहे हैं, उनको यह बात पता होनी चाहिए। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप इनके बयान को चुनाव से इतर मानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, खेमचंद जी का रुख करना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से आज सीएम योगी का ये भाषण में ये जो बयान है सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कि 2027 में फिर से वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली जो रणनीति है उसको फिर से अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं जो आज का बयान है वो राजनीति के नहीं तोलना चाहिए। उन्होंने आज जो विभाजन विविष्का का जो आयोजन हुआ, जिसमें मैं तो सही नहीं बोलूंगा, जो लाखों लोग मारे गए, हमारे देशवासी, पर्टिकुलरली हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, जैन मारे गए, पारसी भी कुछ मारे गए, उन सबके प्रति संवेदना, उनको श्रद्धांजलि, उनको याद करना, उनके परिवार जन या उनके प्रियजन जो इकट्ठा होते हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया। और उन्होंने जो अपनी व्यथा है, मन की व्यथा, जो हमारे सभी देशवासियों की व्यथा है, सिर्फ कांग्रेसियों को छोड़ दो, कुछ उनके प्रवक्ताओं को छोड़ दो, सभी देशवासियों की व्यथा है, जो संवेदनाएं जो व्यक्त करते हैं लोग आज, तो उसके तहत उन्होंने वो बात की। राजनीति के तहत उन्होंने ये सच्चाई भी कही। अगर उस समय मोदी जी जैसे नेता होते या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है राजनीति से इतर है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लेना पड़ गया उनको? फिर वो नॉर्मली बात करते, सामान्य बात करते। आखिर किसी नहीं, फिर किसी पार्टी का नाम क्यों लिया जा रहा है? किसी पार्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज के दिन कम से कम पॉलिटिक्स को इधर रखना चाहिए था। उस समय मैडम वही तो बता रहा हूँ, उस समय जिन लोगों ने विभाजन को स्वीकार किया और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए स्वीकार किया, किसी भी हद में जाके प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वीकार किया, लाखों लोगों का जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार है उनको तो एक्सपोज करना बहुत जरूरी। और उन्होंने तो क्या इसके लिए राजनीति करनी जरूरी थी? क्या इसके लिए राजनीति करनी जरूरी थी? कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तानी घुसे, उस समय भी कत्लेआम को स्वीकार किया। तो इसके लिए राजनीति करनी जरूरी है क्या? मेरा सवाल यही है कि क्या इसके लिए राजनीति करनी जरूरी है? सुन तो लो, राजनीति नहीं करी, वो सिर्फ सच्चाई बताई है। राजनीति क्या करेंगे? नेहरू जी तो है नहीं है, किसके, क्योंकि नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है क्या? लेकिन सच्चाई लोगों को पता रहे, ताकि आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, उसको वो दर्द, जिस दर्द के तहत लाखों परिवारों ने अपनी जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, अपनी संपत्ति छोड़ी और अपने परिवारजनों को वहां पे करते पिटते लुटते देखा, उस दर्द को, जब उस दर्द को हम महसूस करते हैं, जब जीते हैं, देखते हैं,
और उन लोगों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ बैठते हैं कि जो वहां पे करोड़पति थे और उनको आप यहाँ दिल्ली में आके या अन्य राज्यों में जाके मजदूरी करनी पड़ी, ऐसे लोगों के आप दुख दर्द को देखो, जिनकी बहन बेटियां उठा ली गई, जिनके बच्चे उनके सामने कत्ल कर दिए गए, तो वो चीजें स्वतः दिल से बाहर आती हैं कि अगर आज जैसा नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व उस समय होता तो शायद वो चीजें नहीं होती और हमारे लाखों जो लोग मारे गए वो नहीं होता, और जो अखंड भारत है वो खंड खंड नहीं होता, विभाजित नहीं होता, शायद वो पूरा का पूरा भारत आज भी वैसे का वैसा ही होता। ठीक है, ठीक है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी का रुख करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बात नहीं बन पाई थी, मैं बात कर रही हूं 1946 की, जब कैबिनेट मिशन प्लान का आगाज किया गया था और उसके तहत देखिए लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग की राजनीति और ब्रिटिश सरकार की भूमिका, इनमें विभाजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार बात को समेटना चाहती थी, बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि देखिए कोई भी अपने देश को बंटता हुआ नहीं देख सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी थी उसको भी समझने की जरूरत है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन्होंने तो मिलकर सरकार बनाई थी ना जी। तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग से क्यों नहीं कहा कि आप पार्टीशन क्यों चाहते हैं, या मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा से क्यों नहीं कहा कि आप पार्टीशन क्यों चाहते हैं? और जो भी बीजेपी या आरएसएस, बीजेपी तो थी नहीं, आरएसएस थी ना, हेडगेवर ने बंटवारे का विरोध क्यों नहीं किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों विरोध नहीं किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों मंत्री पद स्वीकार कर लिया? आजादी के लिए इन्होंने क्यों आंदोलन नहीं किया? क्या कारण था कि नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाया? क्या कारण है कि सावरकर को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या कारण है कि हेडगेवर को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या कारण है कि ये लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे? क्या कारण है कि ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे? जब ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे तो अंग्रेजों से आप बात कर सकते थे ना। जब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। जब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तब ये अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों ने 200 साल में 1 लाख लोगों को फांसी दी, 1 लाख लोगों को फांसी दी। मैडम ये चोर बोल नहीं देगा, ये चोर बोल नहीं देगा, ये चंदा चोर है मैडम, हेमचंद जी प्लीज। चंदा चोर बोलने नहीं देगा मैडम, राम मंदिर के चोर है ये, दलाल और चोरों को आप बिठा लेते हो। मैं सीधे आपके पास आऊंगी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी, इसका आप जवाब अलग से दे दीजिएगा। चैनल पे इतिहास बोला जाता है ना, हिंदी बोली जाती है ना अंग्रेजी। आपके चैनल पर बस चोर और दलाल बैठे रहते हैं जो डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। अब पूछिए क्या सवाल है आपका? इस चोर का माइक बंद कर दो पहले और सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से उस समय स्थितियां बनी थी, परिस्थितियां बनी थी, तो वहां पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे, तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ कांग्रेस को दोषी ठहराना सरासर गलत है। ठीक है, अब मान लीजिए जिन्ना इसका दोषी था, ठीक है, तो ये जिन्ना के मजाक पर चादर चढ़ाने के से बंद किया करिए। चोर दलाल मैडम कहाँ से आपने चोरों और दलालों का दिल बैठा रखा है? चोर दलाल आ गए आपके चैनल पर मैडम। डॉक्टर राम जी देखिए आप डिस्कशन करने के लिए आए हैं, आपकी पूरी डिबेट खराब कर दी है। प्लीज आप डिस्कशन करिए, चोरों और दलालों ने आपकी पूरी डिबेट खराब कर दी है। कुछ ना सुनते हैं ना बोलने देते हैं। डॉक्टर राम चोर दलालों के सामने क्या बोलेंगे मैडम? ये ना तो इतिहास सुनते हैं, ना अंग्रेजी सुनते हैं, ना हिंदी सुनते हैं। खत्म करो मैडम वो चोरों को, खत्म करो मैडम, बहुत हो गया, कुछ मतलब नहीं है डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ऐसे बाधित ना करें बीच में, आपसे आग्रह है प्लीज। डॉक्टर राम जी आप कंटिन्यू करें। जी मैडम सवाल पूछिए, सवाल तो किया था, वो उनका जवाब हो गया था जो वो पूछा था, अब अगला सवाल पूछिए। ठीक है, नहीं मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा जी के पास चलूंगी। अब फिर आपने फिर चलिए पूजा मिश्रा को बोलने दीजिए। मैं आपसे 2 बार पूछ चुकी हूँ सवाल, अब मैं नहीं कुछ नहीं, चोर आ गए थे मैडम, चोर और दलाल बीच में आ गए थे। ये दलाल चोर कुछ बोलने नहीं देते मैडम। तो फिर आप उसी सवाल का जवाब दे दीजिए, आप आगे बता रहे थे। तो मैं यही बता रहा था 1925 में आरएसएस बनी थी। क्यों आरएसएस ने आजादी के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों आरएसएस असहयोग आंदोलन में साथ नहीं थी?
क्यों आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन में साथ रही थी? पंडित नेहरू 10 साल जेल रहे, सरदार पटेल भी 4-5 साल जेल रहे, महात्मा गांधी भी जेल रहे। ये आरएसएस के नेता क्यों नहीं जेल में रहे थे? सावरकर ने तो आरएसएस ज्वाइन भी नहीं की थी। वो बात अलग है कि ये सावरकर को अपना देवता मानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होते तो, अरे ये तो कहते हैं नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान का अवतार है, तो भाई वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो उस समय जन्म ले रहे थे। मोदी कहते, योगी कहते हैं, शिवराज कहते हैं कि विष्णु भगवान का अवतार है, तो इन्होंने अवतार ये 1947 के पहले ले लेते। नॉन बायोलॉजिकल थे तो पहले आ जाते, पहले आप कुछ कर, चलो हो गया। अब आप पाकिस्तान बांग्लादेश से बात करो, वो दोनों मिलने को तैयार है, वो दोनों देश भारत में मिलने को तैयार है, आज बात कर लीजिए। छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये आपने जो पाप किया, पहले बंटवारा स्वीकार किया, धर्म के आधार पे बंटवारा किया, और धर्म के आधार पे भी वो 100% बंटवारा आपने नहीं किया। मतलब जब आप तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, जब आप अंग्रेजों के जूते खा रहे थे, जब आप अंग्रेजों के खेमचंद जी ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो धर्म के आधार पर आप कह रहे हैं कि पूरे तरीके से बंटवारा होना चाहिए, ये बात गलत है। भारत यहाँ पर इजाजत नहीं देता किसी एक धर्म के लोगों को रहने के लिए। यहाँ पर सभी धर्म के लोग बड़े राजी खुशी से रहते हैं। आप ये बात नहीं बोल सकते कि भारत को या फिर दोनों देशों को पूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। प्लीज ऐसी बातों का प्रयोग न करें। भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, जब आप अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तब हमने अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। 1937 में हमारी सरकारें थी, हमने सारी सरकारों से इस्तीफा दे दिया था जब आप तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के। ठीक है पूजा जी के पास चलेंगे, पूजा जी के पास चलेंगे। मार रहे थे, जब अंग्रेज आपके मुंह में जूते मार रहे थे, तब हम देश को आजाद करा रहे थे। ठीक है पूजा जी, देखिए जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए कांग्रेस की माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो यूपी में जिस तरीके से अभी आज योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए धार्मिक उन्माद की बात करते हैं और पुराने जो जख्म थे उसको भी कुरेदने की कोशिश की जा रही है। मनीषा जी चाहे कुछ भी कर लिए, इनके विधायक जा रहे हैं क्षेत्र में, लोग दौड़ा रहे हैं ना इनके विधायकों को, वीडियोस आपने देखे होंगे ना जी। इनके जो है मंत्री आशीष पटेल जी ने किया था ना खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना घोटाले को लेकर के। वो कह रहे थे कि मैं भले उस विभाग का मंत्री हूं पर मैंने घोटाला नहीं किया हुआ है। शिशिर सिंह ने किया हुआ है। शिशिर सिंह तब उनके सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के, बाद में उनको हटा दिया गया उस घोटाले के जो है इतना बवाल कटा। तो ये जो जाएंगे जनता के बीच में, इनके पास तो कुछ है नहीं मुंह दिखाने के लायक, इसीलिए ये बार बार कभी 1947 कभी 2047 की बात करते हैं, जो वर्तमान की स्थिति उस पर बात नहीं कर रहे होते हैं। एक चीज आपको मनीषा जी मानना पड़ेगा कि जब ये पहले विपक्ष में थे ना, तब भी जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इनका रोना रोया करते थे। आज ये सत्ता पक्ष में है ना, तब भी मतलब आप विपक्ष से सत्ता में आ गए, लेकिन आपका जो रोना है वो बंद नहीं हो रहा है। और वो भी जो है कभी नेहरू जी का नाम लेकर के, कभी श्रद्धेय नेताजी का नाम लेकर के। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, अभी मुझसे पहले जो है जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने कहा कि इसको पाठ्यक्रम में डालना चाहिए, तो फिर डाले किसने रोक रखा हुआ है? सीबीएसई बोर्ड में 9th and 10th में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसमें जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पूरा 9th और 10th में पूरा फुल कोर्स है, उसमें सारी चीजें अच्छे से मेंशन्ड है। वो काम कर ले उस पे, एजुकेशन में काम करने की इनकी इच्छा कहाँ है? एनईपी लेकर के आए हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछे कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव कर रखा है, वो कितना ग्राउंड पर गया हुआ है? नहीं गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में करप्शन पूरे पीक पर है, कैग की रिपोर्ट बताती है। इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो चोरी किए हैं, चोरी से बचने के लिए कि भाई पता ना चले, जो करप्शन किया फर्स्ट ट्रायल में टंकी भरभरा के गिर जाती, पानी भरी जाती, टंकी भरभरा गिर जाती, एक नहीं जितनी टंकियां बनी हुई है 90% टंकियां फर्स्ट ट्रायल में गिर गई। जल मिशन के तहत बनी हुई सड़कों को आपने देखा ही, कानपुर की सड़क पहला टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, पंखे से सुखाया जा रहा है। और टेंडर किसको दिया गया हुआ था? भाजपा के लोगों को दिया गया। तो कहते नहीं हमको नहीं बख्शा जा रहा है, हम थे उस कंपनी के पहले मेंबर, अब नहीं है, अब जो हम पे भी कार्रवाई की जाएगी। जब कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई नहीं की जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बर्बाद है, कानून व्यवस्था बर्बाद है, एजुकेशन व्यवस्था बर्बाद, किसानों की हालत बर्बाद। 1 रुपए में आलू बेच रहे हैं, लागत 7 से 8 रुपए, और बिक कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो इन सब चीजों का सामना करने की हैसियत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी में, वर्तमान की सरकार में, तो इसलिए आए बाएं साए कर रहे होते हैं। कभी सरदार पटेल जी का संबंध किया गया, इन्होंने तो जो है
ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं रणविजय जी से। देखिए, जिस तरीके से अभी चुनाव का जो मुद्दा है वो रोजगार होना चाहिए था, राम मंदिर का मुद्दा होना चाहिए था, अपनी सफाई देनी चाहिए थी, जो तमाम लोग हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए थी, साथ ही साथ शिक्षा के बारे में बात होनी चाहिए थी। लेकिन बात क्या हो रही है? 1947 की बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है और अपने नेतृत्व को या फिर अपने नैरेटिव को सेट करने की बात हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसके बाद हम इसी डिबेट को विराम करें। मनीषा जी, राजनीति की बात तो रोज होती रहती है और होती भी रहेगी। चुनाव आ रहा है, रोज होगी और जिस दिन भी बहस होगी उस दिन राजनीति पर सभी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दूं कि कम से कम जब भी किसी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाइए तो पार्टी से कहिए कि कम से कम अपने प्रवक्ताओं को कहे पढ़ लिख कर जाया करे। आज का जो विषय था वह बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आज का दिन महत्वपूर्ण है। बीजेपी के तलवे चाटने वाले और जाहिल लोगों को मत बुलाया। दलाल या है तू। बुलाए तो कहे वो अपनी बात। रणविजय जी, आपसे सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? प्लीज ऐसे पर्सनल अटैक्स ना करें, ऐसे पर्सनल अटैक्स ना करें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ। जिंदगी कभी भी करवट बदल सकती है,